देखो, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या होता है बेसिकली, ये प्रॉपर्टी है सब एटॉमिक पार्टिकल की। सब एटॉमिक पार्टिकल का क्या मतलब होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब होता है जो एटम के अंदर पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, और प्रोटॉन हो गया। इसके अलावा न्यूट्रॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, लेकिन हम यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या शो करती है बेसिकली, अगर ये प्रॉपर्टी पार्टिकल्स में होती है तो पार्टिकल क्या करते हैं आपके, पार्टिकल शोज इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है। पार्टिकल आपस में क्या शो करते हैं, आपस में इलेक्ट्रिक फोर्सेस को शो करते हैं। तो ये वो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या होता है, बाय कन्वेंशन वी हैव टू टाइप ऑफ चार्जेस। ठीक है, हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं बाय कन्वेंशन। जो देखो एटम के अंदर पार्टिकल है, आप ध्यान से समझो कि जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, आपका एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आउटर सेल में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इन तीनों को ही हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोल रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है स्पेशली, ये जो दो पार्टिकल हैं, ये ऐसे पार्टिकल हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक चार्ज नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। और ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है, ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करती है, यानी दो पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को इंट्रोड्यूस कराने का काम करती है। तो हमारे पास जो बाय कन्वेंशन दो टाइप के चार्जेस होते हैं, वो कौन कौन से चार्जेस होते हैं? पहला होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। इसको आप साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। ठीक है। अभी देखो, जो सेम नेचर के आपके चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। सेम नेचर चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है। एंड अपोजिट नेचर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है और जो आपका प्रोटॉन है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका प्रोटॉन है और जो आपका दूसरा प्रोटॉन है, सेम नेचर के चार्जेस, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है। तो ये चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम दोनों को पास पास लाते हैं तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो, इसमें हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जैसे टॉपिक नंबर 1 आपका हो गया चार्जेस के बारे में। ठीक है। सेकंड टॉपिक हो गया आपका, तो देखो इसमें आपका सेकंड टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है आपका, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जनरेट कैसे होते हैं या अपीयर कैसे होते हैं, उसको हमें सीखना है। ठीक है। जैसे अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं या एक एटम लेते हैं, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है या कोई भी जो बॉडी होती है वो किससे मिलके बनी होती है, कोई भी बॉडी छोटे छोटे एटम से मिलके बनी होती है। तो हम यहाँ पर एक बॉडी ऐसी कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हम एक एटम को शो कर रहे हैं। कहने का मतलब बॉडी में बहुत सारे एटम होंगे, लेकिन हम एक को शो कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। और हमारे पास है बॉडी नंबर 2। ठीक है। तो दोनों बॉडी में आपका क्या होने वाला है, एटम एटम प्रेजेंट रहने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक बॉडी मैंने कंसिडर कर ली ग्लास, ग्लास की जैसे रॉड होती है, जैसे मार्कर पेन है, आप ऐसे समझ लो कोई ग्लास की चीज है ना, शीशे की ये ग्लास की चीज है। अब एक बॉडी ग्लास की है और दूसरा जो बॉडी है उसको आप कंसिडर कर लो सिल्क क्लॉथ, सिल्क का कपड़ा जो होता है। ठीक है। तो दो बॉडी को जब ऐसे आपस में रब करते हैं तो क्या होता है, जो हम वर्क डन करते हैं, देखो जैसे कभी आप हाथ से ऐसे रब करोगे हाथ में, तो आपको लगेगा एक गर्मी या एक हीट जनरेट महसूस होगी। ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब भी हम दो बॉडी को आपस में रब कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पर हीट जनरेट हो रही है। उस हीट की वजह से क्या होता है कि जो एक बॉडी के आउटर सेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन उस हीट को क्या कर लेते हैं, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब ये एरो शो कर रहा है कि मैं हीट इसको दे रहा हूँ और ये इलेक्ट्रॉन उस हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और एब्जॉर्ब करने से क्या होता है
जैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस हीट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सोख ले रहे हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह में जंप करेगा। अब क्वेश्चन ये आ सकता है सर ये वाला इलेक्ट्रॉन ही क्यों जंप कर रहा है, तो होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने एटम को लीव कर देगा वो इलेक्ट्रॉन पहले जंप कर जाता है। तो प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया कि जो ग्लास की रॉड होती है उसका इलेक्ट्रॉन एकदम से यहाँ से जंप कर लेता है और दूसरी बॉडी में क्या करता है, वो चला जाता है, ठीक है, जंप करके। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका सिल्क की बॉडी है उस पर क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन हीट को एब्जॉर्ब करते रहेंगे और जाते रहेंगे। और जो फाइनली ग्लास की बॉडी है उस पर आपके कैसे चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आते रहेंगे। तो जब भी हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी बॉडी पर नेगेटिव। ये डिपेंड करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से लीव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज छोड़ के जा रहा है, तो उस बॉडी पर कैसा चार्ज अपीयर होगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉडी पर आ रहा है तो इस बॉडी पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में ही हम एक और एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का कॉम होता है, ठीक है, कोई प्लास्टिक की रॉड होगी। अब हम प्लास्टिक की रॉड को किसके साथ रब कर रहे हैं, एक स्पेशल क्लॉथ के साथ जो कि है वुलन क्लॉथ। वुलन क्लॉथ यानी कि गर्म कपड़े के साथ उसको एक तरीके से रब कर रहे हैं, आप ऐसे समझो प्लास्टिक की रॉड को। तो जो प्लास्टिक की रॉड होती है उस प्लास्टिक की रॉड पर क्या अपीयर हो जाता है, प्लास्टिक की रॉड पर जनरली देखा गया है नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जो कपड़ा था, जो वुलन क्लॉथ है, उस पर आपका क्या हो जाता है, उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ होगा, जो आपने दोनों को रब किया होगा आपस में, तो उससे क्या होगा कि जो एक बॉडी है यानी कि जो वुलन क्लॉथ है उसके इलेक्ट्रॉन चल के इस रॉड पर आ गए होंगे, प्लास्टिक रॉड पर, तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के इधर आ रहे हैं तो इस बॉडी पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो आपका रिपल्शन होता है, रिपल्शन इज अ ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। जो रिपल्शन होता है वो एक ट्रू टेस्ट होता है फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है आइडेंटिफाइंग द चार्ज पार्टिकल, या फिर मैंने यहां पर लिख दिया है कि अट्रैक्शन इज नॉट अ ट्रू टेस्ट, ठीक है, अट्रैक्शन इज नॉट अ ट्रू टेस्ट। अब इसका मतलब देखो क्या समझना है आपको। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि दो बॉडी हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, ये रही आपकी बॉडी बी, ठीक है। बॉडी ए पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और बॉडी बी पर चार्ज का नेचर कैसा है हमें नहीं पता है, चार्ज है या नहीं है हमें नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन बॉडी ए को बॉडी बी के पास ले जाते हैं तो होता क्या है, बॉडी बी एक अट्रैक्शन फोर्स को फील करती है, एक अट्रैक्शन फोर्स को ये फील करती है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि व्हाट इज चार्ज ऑन बॉडी बी, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए। पहला ऑप्शन ये है कि ठीक है, तो चार ऑप्शन क्या क्या है, या तो बी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, या बी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, या बी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, और या फिर न्यूट्रल बॉडी है बी जो अट्रैक्ट हो रही है, या फिर बी पर नेगेटिव चार्ज है, और या फिर न्यूट्रल बॉडी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब आप सोचिए। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पॉजिटिव है और इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। तो ज़्यादातर में आंसर क्या टिक कर दिया जाता है, बी। लेकिन सही बात क्या है कि जो करेक्ट आंसर आपका होता है या तो बी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर इस पर ये बॉडी न्यूट्रल होनी चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही होता है। अब न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो सकती है ना, इंडक्शन की वजह से, ये हमें समझना है। तो वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे कि ये ऑप्शन कैसे ठीक है। आप इसको साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। तो देखो एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं कि बी बॉडी पर चार्ज कैसा हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है कि एक बॉडी ए को हमने यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। बॉडी ए पर कैसा चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी बॉडी मान लो अगर न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, तो न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि प्लास्टिक का एक कंगा होता है, प्लास्टिक का कॉम, उसको हम अगर ड्राई हेयर से ऐसे रब करते हैं
और फिर छोटे छोटे कागज के पीस के पास ऐसे ले जाते हैं, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस कंघे से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? या फिर आपने देखा होगा कि कुछ और भी एग्जांपल्स ऐसे आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें एक बॉडी क्या होती है, एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ खींच लेती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो न्यूट्रल बॉडी होती है, न्यूट्रल बॉडी पर क्या होता है आपका, हर एक बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, एटम से मिलके बनी हुई है, ठीक है ना। तो एटम में हमें पता है कि एटम के आउटर सेल में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, और इसके अलावा और भी इसमें एटम होंगे, है ना, बहुत सारे एटम से मिलके कोई भी बॉडी बनी होती है, उसके आउटर सेल में क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये पॉजिटिव बॉडी क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो आ जाता है इस किनारे पर, जो भी एटम है उनके सारे आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस किनारे पर आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो वैसे ही इस पर कैसा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आपने देखा होगा जैसे सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि यहाँ पर जो बगल वाला एटम है या बहुत सारे एटम होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस तरफ को भाग रहे हैं, लेफ्ट की तरफ को, इस प्लस से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस प्लस वाले चार्ज पर, इस एटम पर भी आते हैं, तो ये एटम तो न्यूट्रल हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर गया, यहाँ पर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ आ जाएगा, इधर को आ जाएगा, और इधर को, है ना। तो इधर को इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है, और जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके आया है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। फिर इसके पास में एक और एटम होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कुल मिला के ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये कहाँ पहुंच जाता है, आपका राइट साइड में पहुंच जाता है, ठीक है। तो फाइनली आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या चीज देखने को मिलेगी कि बॉडी पर एक तरफ तो आपका नेगेटिव चार्ज आ गया है और दूसरी तरफ क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि पॉजिटिव बॉडी है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स से, मान लो 10 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और यही पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अभी हमने सीखा था सेम नेचर के चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर अट्रैक्ट भी कर रहा है और रिपेल भी कर रहा है, तो ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बॉडी क्या होती है, ये बॉडी को जब ये अट्रैक्ट भी कर रहा है और रिपेल भी कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है ये तो होता है ज़्यादा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, प्लस से माइनस तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी है कम डिस्टेंस, और जो प्लस से लेकर के प्लस तक की डिस्टेंस है, इस पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक की डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपकी कैसी डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस पर ये जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। हम आगे जाके कूलाम लॉ में ये चीज़ सीखते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, मान लो 10 न्यूटन से, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल भी करेगा, लेकिन रिपेल कम ताकत से करेगा, और वो क्या है, मान लो 8 न्यूटन, है ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, आपका रिपेल तो कम ताकत से हो रहा है, और अट्रैक्ट जो हो रहा है वो ज़्यादा फोर्स से हो रहा है, 10 न्यूटन से हो रहा है। तो कुल मिला के ये बॉडी हमें कैसे, किधर को जाती हुई दिखेगी, लेफ्ट साइड को, यानी इस बॉडी की तरफ मूव करते हुए दिखेगी। कहने का मतलब ये होता है कि एक बॉडी पर चार्ज था, एक बॉडी पर चार्ज नहीं था, फिर भी वो अनचार्ज बॉडी इसकी तरफ को कहाँ आ रही है, अट्रैक्ट होती हुई आ रही है। तो दूसरी बॉडी क्या हो सकती है, न्यूट्रल। तो इससे पहले जो यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे थे, उन 4 ऑप्शन में आप देखोगे तो डी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट था, कि बी बॉडी पर या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए पूरी बॉडी पर, या न्यूट्रल बॉडी होगी तब भी वो अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इससे पहले एक स्टेटमेंट भी लिखवाया था कि जो रिपल्शन होता है वो ट्रू टेस्ट होता है और अट्रैक्शन ट्रू टेस्ट नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अगर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडी पर चार्ज मौजूद हो। एक बॉडी पर चार्ज हो सकता है और दूसरी बॉडी कैसी बॉडी हो सकती है, न्यूट्रल बॉडी हो सकती है। लेकिन अगर दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को रिपेल कर रही है, तो पक्का दोनों बॉडी पर चार्ज मौजूद है, और दोनों चार्ज का नेचर कैसा है, सेम, या तो प्लस प्लस मौजूद है या फिर कैसा मौजूद है, माइनस माइनस। इसीलिए बोला जाता है कि जो आपका रिपल्शन है दैट इज द ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन या आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ चार्जेस। जो आपका रिपल्शन फोर्स है वो चार्ज का नेचर पता करने का सही तरीका है। अट्रैक्शन फोर्स एक गड़बड़ है, धोखे वाला फोर्स है। अट्रैक्शन का मतलब जरूरी नहीं है कि बॉडी पर चार्ज मौजूद हो, न्यूट्रल भी हो सकता है, इसलिए उसको ट्रू टेस्ट नहीं माना जाता है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको चैप्टर में याद रखनी है, ठीक है।
अब देखिए अगला टॉपिक, ये सीक्वेंस आप नोट करते रहिएगा, टॉपिक 3 है या 4 है ना, उसको सीक्वेंस वाइज नोट करते रहिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है नेक्स्ट, दैट इज ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग क्या होती है? तो देखो ग्राउंडिंग क्या होती है बेसिकली, अगर हम किसी बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो ग्राउंड से कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है इसको ग्राउंडिंग कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, कोई स्फेरिकल बॉडी है ना, और इस पर चार्ज दे रखा है आपने पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, जैसे देखो हर एक बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी होती है, आपको मालूम है, छोटे छोटे एटम से मिलके बनी होती है। छोटे छोटे एटम क्या हैं, इनसे मिलके बॉडी बनी होती है, ठीक है। अब आप इसके आउटर सेल से एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंकते रहो, तोड़ते रहो। एक इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ से तोड़ा और फेंक दिया, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा एटम पर, पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ से आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ना है और यहाँ से फेंक देना है बाहर। कहने का मतलब यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ऐसे हम क्या बोल रहे हैं कि एक मेटल की बॉडी है, उस पर पूरे पर क्या चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। आगे जाके आप सीखोगे अगले चैप्टर में या फिर इस चैप्टर के लास्ट में कि बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, वो किनारे पर आ जाता है। ये सारी चीजें हम बाद में सीखेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा बेसिक कुछ और चीजें बता रहा हूँ कि ग्राउंडिंग वगैरह क्या होती है। तो सबसे पहले हमने कंसिडर किया एक ऐसी बॉडी जिसके किनारे किनारे पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। वो कैसे दिया होगा, इलेक्ट्रॉन को फेंक फेंक के बाहर निकाल दिया होगा और वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक ये तरीका है देने का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से एक वायर कनेक्ट करते हैं, ऐसे ये एक वायर है, इस वायर को सीधे कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से, है ना, ग्राउंड से इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा आपका ग्राउंड, इससे आपने कनेक्ट कर दिया। बस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अर्थिंग करना कहते हैं। अब अर्थिंग करने से फायदा क्या होता है, इससे होता ये है कि जो ये अर्थ है ये बहुत बड़ा कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर में क्या होता है कि चार्ज जो है इस छोटे कंडक्टर से जाके बड़े कंडक्टर में चला जाता है, और ग्राउंड को जो है कंडक्टर माना जाता है। कंडक्टर किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे अवेलेबल है। देखो जितने भी हमारे कंडक्टर हैं, आपका आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, जो भी आप पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, सारे के सारे एलिमेंट कहाँ पर मौजूद होते हैं, ग्राउंड पे ही मौजूद होते हैं। यानी ग्राउंड एक इलेक्ट्रॉन रिच क्वांटिटी है, ग्राउंड में ही सारे मेटल मौजूद है। पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है सब ग्राउंड से ही निकल के आ रहे हैं, ग्राउंड में मौजूद है। कहने का मतलब क्या है कि ग्राउंड को क्या माना गया है कि वो मेटल रिच माना गया है, या इलेक्ट्रॉन रिच। ग्राउंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से चल के आते हैं इस तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मौजूद है ग्राउंड में। और वो कहाँ पर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी पर इस वाले हिस्से में, जिस हिस्से को आपने ऐसे ग्राउंडिंग टच कर रखा है जमीन से, उस हिस्से में आ जाएंगे और इधर के पॉजिटिव चार्ज को वो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे पास के। पॉजिटिव चार्ज केवल दूर दूर साइड को इधर इधर को ही रह जाएगा मौजूद। यहाँ का सारा आसपास का पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। और अगर ये वायर हमने हटा लिया तो पॉजिटिव चार्ज केवल कहाँ पर मौजूद रह जाएगा, लेफ्ट साइड में। फिर यही पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आप आगे सीखोगे। और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो बॉडी पर केवल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बहुत अमाउंट का ही रह जाएगा। तो ग्राउंडिंग में आपको बता रहा था, ग्राउंडिंग किसको कहते हैं कि अगर हम मेटल को ग्राउंड से टच करते हैं तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आते हैं, उस मेटल के पॉजिटिव चार्ज को वेनिश कर देते हैं। इसको अर्थिंग करना कहते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि सारा चार्ज ग्राउंड में चला गया। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अर्थिंग के दौरान कौन चल रहा है, कि क्या ये पॉजिटिव चार्ज चल के यहाँ जा रहा है या इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ आ रहे हैं। तो आपको क्या आंसर करना है, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम ग्राउंड टू मेटल। इलेक्ट्रॉन चल के आते हैं। आपको याद रखना है कभी भी पॉजिटिव चार्ज चल के नहीं जाता है। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ प्रोटॉन से नहीं है, आप कहीं सोचो। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसे एक कोई प्लेट मैंने ले ली, लोहे की प्लेट, आयरन प्लेट, या फिर आप ऐसे समझो कोई भी मेटल है ना, या एक सिंपल मेटल समझ लो Na, सोडियम का कोई भी मैंने कोई भी सैंपल ले लिया। अब उसमें हर एक पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, सोडियम बोलेंगे। हर एक पार्टिकल क्या है, सोडियम मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो इस सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ प्रोटॉन बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है,
देखो 11 तो प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं सोडियम में। फिर क्या होता है आपको मालूम है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने से एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया, और यहाँ पर टोटल प्रोटॉन कितने होते हैं 11, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 2, और 8 कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो इस वजह से क्या होता है इस बॉडी पर टोटल पहले चार्ज 0 था, न्यूट्रल चार्ज था, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है। ठीक है, हमने छोटी क्लासेस में भी ये सीखी हुई है बातें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, इक्वल होता है, बस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कम रह जाता है, प्रोटॉनों का ज्यादा। लेकिन प्रोटॉन जो है अंदर कैद रहते हैं न्यूक्लियस में, ये बाहर नहीं होते। ठीक है ना, तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज चल के नहीं जाता या पॉजिटिव आयन चल के नहीं जाता है। ये जो आयन बन चुका है ये आयन चल के नहीं जाता। आयन का मतलब मटेरियल का पार्ट है ना, मेटल का पार्ट मटेरियल। तो लोहा या मटेरियल, कोई लोहा पिघल पिघल के ऐसे नहीं जा रहा है, आप समझो, केवल आउटर सेल का घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है जो चल के जा सकता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन चल के आ रहे हैं, ना कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चल के नीचे जा रहा है, या पॉजिटिव आयन चल के नीचे नहीं जा रहे हैं, या प्रोटॉन चल के नीचे नहीं जा रहा है। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे इसी से रिलेटेड अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, उस बॉडी को आपने ग्राउंड से टच कर दिया है। देखो ये जो सिंबल होता है ये ग्राउंड का सिंबल होता है। ठीक है, ग्राउंड में या तो आप सीधे लाइन खींच दो और ग्राउंड लिख दो, या फिर अगर कुछ नहीं लिखते हो यहाँ पर तो ये सिंबल बना दो, इसका मतलब जमीन से नीचे कनेक्ट कर रखा है या अर्थ नीचे को जा रही है। ठीक है, तो ये मेटल को आपने ऐसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो अर्थिंग कर दिया आपने। ठीक है ना, अब अर्थिंग करने से क्या होगा कि कौन किधर चल के आएगा। पहला ऑप्शन, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के जाएंगे, या फिर पॉजिटिव चार्ज चल के प्रोटॉन अर्थ से प्रोटॉन निकल के जाएंगे। क्या ये दोनों में से कोई एक बात सही है? नहीं। तो होगा क्या, आपको मालूम है कि यहाँ की जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चल के जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपके मेटल से निकल के जाएंगे और ग्राउंड में चले जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ के जैसे सारे इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे, अगर आप इसको कनेक्ट करे रखोगे तो ये सारा चार्ज यहाँ से निकल के चला जाएगा, और सारा चार्ज चला जाएगा तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल बॉडी बन जाएगी। ठीक है, और जब ये न्यूट्रल बॉडी बन जाएगी तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में भी ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चल के आ रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को खत्म कर रहा हो, कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चल के नहीं आ रहा है। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता, हमेशा इलेक्ट्रॉन चल के जाते हैं। जो कैरियर है, चार्ज कैरियर, वो इलेक्ट्रॉन है। अब देखो एक टॉपिक आता है आपका छोटा सा, टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो 3 टाइप के आपके मटेरियल होते हैं। पहला मटेरियल का टाइप क्या है आपका, वो है कंडक्टर। आप जानते हैं, मैं यहाँ बेसिक चीजें बता रहा हूँ। बेसिकली जो कंडक्टर होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, और इसके पास क्या होता है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस से बंधे रहते हैं, लूजली, हल्के तरीके से बंधे रहते हैं। ये कंडक्टर की बेसिकली डेफिनेशन है। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे सोडियम का ही हम एक एग्जांपल लें तो 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आप जानते हो 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और ये इलेक्ट्रॉन इससे कैसे बंधा रहता है, लूजली बाउंड, मतलब बहुत हल्के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा रहता है। इस जो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना प्रोटॉन का, तो प्लस माइनस को खींचे रखता है, लेकिन वो फोर्स क्या होता है, बहुत वीक होता है। तो जिनमें ये फोर्स वीक होता है वो मेटल्स कहलाते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन आती है इंसुलेटर की। इंसुलेटर हम किसको बोलते हैं, यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं। मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइटली बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, तो वो छोड़ के नहीं जा पाते। जैसे कार्बन वगैरह आपके हो गए, ये सब आपके इंसुलेटर में कंसिडर होते हैं। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जाते, उसको हम इंसुलेटर यहाँ पर बोल रहे हैं। वुडन जो लॉग होते हैं, लकड़ी वगैरह जिसको आप बोल रहे हो, या फिर प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी किसमें आती हैं, ये आपके इंसुलेटर में कंसिडर होते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में आपका क्या होता है, बहुत ही कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, जो आउटर सेल से बंधे रहते हैं,
सेमीकंडक्टर को दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, हाफ कंडक्टर। जैसे सेमी सर्कल होता है, हाफ सर्कल, जैसे सेमी मतलब हाफ, हाफ कंडक्टर जो आधे कंडक्टर होते हैं। कहने का मतलब इनकी प्रॉपर्टी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की होती है, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ही कम। तो देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 5, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखो ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज कही जाती हैं। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं। पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी एडिटिविटी, ठीक है। तीनों प्रॉपर्टी पे हम 1 बाय 1 बात कर रहे हैं। सबसे पहले एडिटिव नेचर, ये एकमात्र प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं स्केलर नेचर ऑफ चार्ज का पता इसी प्रॉपर्टी से चलता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ दीज 3 प्रॉपर्टीज विच प्रॉपर्टी शोज स्केलर नेचर। 3 प्रॉपर्टी कौन सी, पहली है एडिटिव नेचर, दूसरा मैं अभी आपको बताऊंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरा आपको मैं बताऊंगा दैट इज कंजर्वेशन नेचर ऑफ चार्ज। तो 3 प्रॉपर्टीज हैं आपकी, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, न कि वेक्टर। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, एडिटिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा थ्योरी को आपको पढ़ना है जिससे आप बेसिक क्वेश्चन इसके कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलती है, एडिटिविटी को क्या बोलती है, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव, है ना। एडिटिव का क्या मतलब है कि किसी बॉडी पर अगर टोटल चार्ज मौजूद है, ठीक है, किसी बॉडी पर अगर आपका टोटल चार्ज मौजूद है, तो टोटल चार्ज अगर किसी बॉडी पर निकालना है, जैसे मान लीजिए 1 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है, फिर माइनस का 3 कूलम का चार्ज है, 4 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम का चार्ज है। किसी ने पूछा इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है, तो किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज क्या होता है, पहला वाला चार्ज प्लस दूसरा वाला चार्ज प्लस तीसरा वाला चार्ज एंड सो ऑन। कहने का मतलब है जो चार्जेस होते हैं उनको हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज को हम निकाल सकते हैं सिंपल एल्जेब्रिक सम करके, ठीक है ना। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है साइन को आपने कंसीडर करना है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस और नेगेटिव चार्ज है तो माइनस, आपने साइन लेना है। तो किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज हमें बताना होता है उसको हम कैसे बता सकते हैं, प्लस का 1 कूलम लिया, फिर उसमें 2 कूलम ऐड कर लिया, प्लस का है, फिर 3 कूलम माइनस का है तो वो सब्ट्रैक्ट कर लिया, इसके बाद 4 कूलम 5 कूलम, है ना। तो ऐसे आपने टोटल चार्जेस को कंसिडर कर लिया, ये कट गया और टोटल कितना चार्ज आ गया, 9 कूलम। कूलम के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये चार्ज की एक यूनिट है, ठीक। टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें कोई वेक्टर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। देखो अगर जैसे मास होता है, मास भी एडिटिव होता है, जैसे 1 kg 2 kg 3 kg, 1 kg प्लस 2 kg कितना होता है, या 3 kg प्लस 4 kg अगर मैं आपको पूछूं तो टोटल मास कितना होता है, ये होता है आपका 7 kg। तो ये एडिटिव नेचर को शो कर रहा है। या फिर 3 कूलम प्लस 4 कूलम क्या होगा, वो आपका हो गया 7 कूलम। लेकिन आपको ध्यान होगा 3 न्यूटन और 4 न्यूटन और एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसका सम क्या आता था, 5 न्यूटन। इसका मतलब ये एल्जेब्रिक सम नहीं है दोनों का, है ना, एल्जेब्रिक सम नहीं है। ये कैसे सम है, 3 और 4 5 कैसे होता है, वेक्टर सम की वजह से होता है, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो चार्ज भी अगर वेक्टर होता तो वेक्टर लॉ को कुछ फॉलो करता, तो ये स्केलर नेचर रखता है, इसलिए हम सिंपली इसको एल्जेब्रिक तरीके से ऐड कर सकते हैं। मतलब अपने छोटे बचपन वाले तरीके से जैसे हम सीखते थे कैसे प्लस माइनस करना, उस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव नेचर बोलते हैं। देखो जो सेकेंड बेसिक प्रॉपर्टी है वो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, इसको आप ऐसे समझो कि किसी भी बॉडी से हम जो है या तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ के बाहर निकाल सकते हैं, या फिर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉनों को तोड़ के बाहर निकाल सकते हैं। तोड़ने का मतलब प्लग आउट, या उसमें से किसी एनर्जी देके बाहर निकालना, है ना, आयनाइजेशन करना। तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन को आप इसमें से तोड़ के बाहर निकाल दो, है ना, 1.5 इलेक्ट्रॉन को तोड़ के बाहर निकाल दो, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। तो कहने का क्या मतलब है, अभी आप क्वांटाइजेशन का मतलब धीरे धीरे समझोगे, ये थोड़ा सा समय लेगा, 5-10 मिनट। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर
हम इंटीजर नंबर में ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 या 3। ये नंबर नॉन इंटीजर नहीं हो सकता, डेसिमल नंबर में इलेक्ट्रॉन को तोड़ के नहीं निकाल सकते। अच्छा, अगर किसी बॉडी से आप 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हो, रिमूव कर देते हो, तो उस बॉडी पर कैसा चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा? उस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। याद रखो, अगर किसी सोडियम से आपने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो सोडियम पर कैसा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, नंबर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव का रह जाएगा, और वो कितना होगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो किसी बॉडी से अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, 2 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव किया, तो उस बॉडी पर कितना चार्ज आ जाएगा? वो आ जाएगा प्लस का 3.2 × 10⁻19 कूलम। समझो इस बात को, या तो बॉडी पर आप 1.6 दे सकते हो चार्ज, या 3.2 दे सकते हो, आप इनके बीच का चार्ज नहीं दे सकते। जैसे एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या किसी बॉडी पर हम 1.8 × 10⁻19 कूलम का चार्ज दे सकते हैं या नहीं दे सकते, है ना? तो आप ये देखो, ये 1.8 किसके बीच का है? 1.6 से तो ज़्यादा है, और 32 से 3.2 से कम है। 18 नंबर है, ये 16 है, ये 32 है। या तो 16 दे सकते हो या 32, ये चार्ज नहीं दे सकते। तो यहाँ तो आप समझ गए कि ये चार्ज नहीं दे सकते। इसको और डिटेल में आप कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 6.4 10⁻18 ये चार्ज आप दे सकते हो या नहीं दे सकते, तो क्या आंसर होगा आपका? ठीक है, ये चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं, इतना चार्ज आ सकता है या नहीं आ सकता? यहाँ पावर चेंज है, ठीक है। या फिर 6.4 × 10⁻20 ये चार्ज दे सकते हैं, इनमें से कौन सा चार्ज दे सकते हैं, या दोनों दे सकते हैं? तो कैसे आप आंसर करेंगे? ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम समझते हैं। देखो, अगर किसी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो, तो उस पर जो चार्ज आएगा वो चार्ज कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा E+, यानी कि 1 प्रोटॉन का चार्ज 1.6 10⁻19 कूलम। अगर किसी बॉडी से आपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर दिया, तो बॉडी पर चार्ज कितना आ जाएगा? तब चार्ज आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो 2 प्रोटॉनों का चार्ज उस पर बच जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो कितना चार्ज आ जाएगा बॉडी पर? 3E+। और अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 100 200 कुछ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो चार्ज कितना आ जाएगा उस पर? वो आ जाएगा Ne, है ना? E+ या फिर आप Ne कह सकते हो। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो चार्ज आप कितना दे सकते हैं? वो चार्ज आप किसी बॉडी पर जो चार्ज क्यों आएगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उस पर चार्ज आएगा। दोबारा समझो, 1 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल रहे हो तो बॉडी पर चार्ज, क्यों का मतलब चार्ज आ जाएगा E+, यानी प्रोटॉन का चार्ज। यहाँ E+ एक सिंबल है, इसका मतलब प्रोटॉन का चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2E+, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3E+, और अगर मैं बोल रहा हूँ आपने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले तो बॉडी पर कितना चार्ज आ जाएगा? Ne+ चार्ज आ जाएगा। इसमें ये n क्या चीज़ है? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नंबर या तो इंटीजर हो सकता है 1 2 3। तो हम क्या करते हैं, n का फॉर्मूला बना लेते हैं। यहाँ से n बराबर क्या हो गया आपका? n = Q/E। ठीक है, n = क्या हो गया? Q/E। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर n आपका इंटीजर आ गया तो हम चार्ज दे सकते हैं, और n अगर डेसिमल में आया तो चार्ज नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जैसे ये Q की वैल्यू है, ये चार्ज है, ये दोनों केस में देख लेते हैं किस में n पॉजिटिव आता है। जैसे पहली वैल्यू में n बराबर Q/E फॉर्मूला लगाया, Q कितना है? 6.4 10⁻18, 6.4 10⁻18, और E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19। तो ये आप कट करोगे 4 टाइम, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻+1। ठीक है, तो यानी कि 40 इलेक्ट्रॉन आंसर आ गया, 40 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर आपने बॉडी से 40 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो 40 इलेक्ट्रॉन निकालने से इतना चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का। ठीक है, तो 40 कैसा नंबर है? इंटीजर। अब जो दूसरा ऑप्शन अगर हम ट्राई करें तो इस वाली वैल्यू के लिए फिर से Q कितना रखना पड़ेगा? 6.4 10⁻20, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? देखो, ये ऊपर वाला नंबर तो ये चार्ज है, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, चार्ज ये दे सकते हैं नहीं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10⁻19। तो यहाँ से कितना आ गया? 4 × 10⁻1, यानी 0.4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि 0.4 इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी से आप तोड़ के बाहर निकालो, आधे से भी कम, 0.5 से भी कम,
तब बॉडी पर ये चार्ज आ सकता है। तो हमें पता है 0.4 इलेक्ट्रॉन तो हम लगाउट या तोड़ नहीं सकते, तो फिर ये चार्ज बॉडी पर देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का एक सिंपल सा मीनिंग तो ये रहा। अभी मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, क्वांटा वर्ड का क्या मतलब है, क्वांटम वर्ड किसको कहते हैं, ये वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस क्या आते हैं एग्जाम में, वो सब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।